अस्सलाम क्लास। तो आज क्लास में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर 5A हमने कर लिया था। एक 5B है जो कि कंटिन्यू है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने रिलेशन बना ली थे, B इज इक्वल टू आर ओमेगा और एल्फा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर क्रॉस एल्फा। ठीक है बेटा, यहाँ तक काम ठीक हो है गया बेटा, यहाँ तक काम हो गया था हमारा। अब इसके बाद जो है उसके बाद जो है ये हमारे पास टॉपिक आता हमारे है पास टॉपिक आता है एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था जब ये चैप्टर में स्टार्ट किया था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा होता है जब बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है। दोबारा उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। बॉडी यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। इसका रेडियस आर है। पॉइंट ए पर इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है। पॉइंट बी पर भी इसकी स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड है। तो स्पीड यहाँ पर सेम है, लेकिन की वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पर इसकी वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड है। पॉइंट बी पर इसकी वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट साइड पर है। वेलोसिटी की डायरेक्शन की बुनियाद पर चेंज हो रही होती है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी V1 एंड V2 आर नॉट सेम। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो इनकी वेलोसिटी के चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो ये कहानी थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बॉडी जब भी सर्कुलर ट्रैक में मूव करती है तो द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। उसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। The acceleration which is produced due to continuously change in the direction of a tangential or linear velocity is termed as centripetal acceleration. इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? आयशा? No sir. ठीक है। The acceleration which is produced due to continuous change in the direction of linear velocity या tangential भी कह सकते हैं। Is called यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसको AC से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स सेंटर। अब हमें इसका फॉर्मूला प्रूव करना है कि AC बराबर होता है V²/R। ये फॉर्मूला बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना। मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, टुवर्ड्स सेंटर। टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल। तो आपने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन की चीज़ को प्रूव करना।
यहाँ तक क्लियर है यहाँ बात? तक क्लियर है बात? जी सर। अब हम बेटा आने इसकी डेरिवेशन पर एग्जाम में डेरिवेशन ही आएगी, तो उसको तो आपको उसको आपको सही से तैयारी करनी होगी इसकी डेरिवेशन की। इसको मैं रख कर रहा तो हूँ। मैं रख कर रहा हूँ। बेटा आपने इसकी डेरिवेशन करनी है, तो इसकी डायग्राम तो है कोर्स के तो है कोर्स के हिसाब से हम बना लेते हैं। ये तो फिलहाल एक ये तो फिलहाल एक जनरल सी डायग्राम है, जो उसकी डेरिवेशन की डायग्राम है वो ये है। हम ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। एक बॉडी जो है वो पॉइंट बी से सी पर आ रही है, और वो परियोजन को हमने ए के जैसा है यहाँ पर ओ की जगह। तो मैं यही पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ करूँगा बेटा। कंसीडर कर लेते हैं कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है। ठीक है। मान लीजिए इसका पॉइंट ए है। ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। बॉडी पॉइंट बी से मूव होकर पॉइंट सी पर आ रही है। इस तरह से बॉडी मूव कर रही है। ये इसका रेडियस है आर, ये इसका रेडियस है आर। और ये जिसका एंगल है इसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा है डेल्टा थीटा। ठीक है बेटा। तो अगर मैं इस पर यहाँ पे इनके टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ वेलोसिटीज के, तो पॉइंट डी पर इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। इसको हम v1 भी कह सकते हैं, वेक्टर v1। और पॉइंट सी पर इसकी वेलोसिटी का वेक्टर यूं ड्रॉ होगा, टेंजेंट। ये याद है कि रेडियस में उसमें एंगल 90 रहना चाहिए। ये आ गया वेक्टर। ठीक है बेटा। तो इसी को हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि डेरिवेशन कर रहे हैं हम उसकी। तो लैंग्वेज में क्या है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक। along a circular track with uniform circular motion having linear speed v। इसकी लीनियर स्पीड कितनी है बेटा? v। मैंने आपसे कहा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब ये बात वाज़ेह हो गई कि इसकी जो स्पीड है v1 और v2 दोनों सेम है, किसके बराबर है, v के। लेकिन वेक्टर v1 कभी भी वेक्टर v2 के बराबर नहीं। ये बात हम पढ़ चुके। ये स्पीड लिखी है मैंने ऊपर, और नीचे वेलोसिटी। ठीक है बेटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम लैंग्वेज में? नो सर। ठीक है। तो ये समझ ले मैंने इतनी सी लैंग्वेज लिखी है। Consider bodies moving in a circular radius. Support bodies move from point B to C in small time interval delta t. तो उसकी वेलोसिटी बॉडी B पर कितनी है, v1 है, और C पर कितनी है, v2 है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डेल्टा ठीक। ये लैंग्वेज में आपको समझ आ रही है या मैं और लिखूं व्हाइट बोर्ड? नहीं सर, आ रही है। तो ये बेटा इतनी लैंग्वेज अगर आप इसमें लिख देंगे ना। ठीक है। अब ये वाली बात जो है कि since v1 and v2 are perpendicular to the radial line b ये and बात c। अगर आप नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं। इस बात को अगर आप ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ठीक है। तो इनके जो वेलोसिटीज के वेक्टर हैं उसकी बात हम लिख देते हैं।
that velocity at v is equal to v1 और velocity at c is equal to कितनी है बेटा v2। ठीक है, और ये हमें पता ठीक है, और ये हमें पता है कि स्पीड सेम है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं। और टाइम इंटरवल कितना है इसका? डेल्टा टी। शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, पूरा यहाँ पे हमें एक थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ वी ड्रॉ वेक्टर v1 एंड v2 आउटसाइड द सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बेटा यहाँ पे हम एक assumption करते हैं कि जैसे बेटा ये v1 और v2 मैंने बहुत दूर लिए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट था हमारे पास B, और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया C। अगर मैं पॉइंट C बिल्कुल B से जब बॉडी निकली थी यहीं पर ले लेता, तब इनके वेक्टर v1 और v2 कैसे ड्रॉ, हमें उसकी बात करें। तब होता क्या कि वेक्टर v1 और v2 कुछ इस तरह से ड्रॉ होता है कि ये आ गया वेक्टर v1 और ये आ जाता वेक्टर v2। बिल्कुल इस तरह से आ रहे होते ओवरलैप। ये आ गया v1, ये आ गया v2, यानी कि वेक्टर आ गया v1 और ये आ गया वेक्टर v2। और इनका एंगल कितना हो गया थीटा v1 v2। और चेंज किसकी तरफ आएगा? फाइनल की तरफ आएगा, क्योंकि ये इनिशियल था ये फाइनल है तो ये आ जाएगा डेल्टा। ये वाली बात आपको समझ आई या नहीं? दोबारा से बताऊँ। हम करते क्या है कि हम पॉइंट बी और सी को बहुत ही करीब ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमने क्या माना कि टाइम इंटरवल क्या है? वेरी शॉर्ट। डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। तो इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, क्योंकि डायग्राम में तो हमने बहरहाल पॉइंट सी को दूर दिखाया है, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमें निकालना क्या है? हमें असल में चाहिए डेल्टा v का मतलब v2 माइनस v1। क्योंकि जहाँ डेल्टा v आएगा उसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सप्रेशन मिल जाएगा। और डेल्टा v की जहाँ डायरेक्शन होगी, डेल्टा v का वेक्टर जहाँ जा रहा होगा उसी तरफ ac आएगा। तो इसलिए बेटा हम क्या करते हैं कि हम इन पॉइंट बी और सी को अलग ड्रॉ करते हैं। कैसे? इस तरह से कि मान लीजिए पॉइंट बी और सी बिल्कुल ओवरलैप हैं, कि बॉडी पॉइंट बी से निकली ही थी, जरा सा आगे बढ़ी थी, मैंने पॉइंट सी सेलेक्ट कर लिया, तो डायग्राम कुछ इस तरह की बन जाएगी। बिल्कुल ये ओवरलैप होंगे पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब इन पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा वेलोसिटी के, एक यूँ आ गया और एक यूँ आ गया, इनको बड़ा करके दिखाऊंगा तो इस तरह की शक्ल बन जाएगी। और इनका जब चेंज लेंगे हम तो कैसे आएगा वो चेंज? v1 से v2 की तरफ आएगा। ये रहा v1, ये रहा v2। इस तरह तो जो डेल्टा v आता है ये कहाँ पर आता है? ये आता है सेंटर की तरफ। देखिए कहाँ है? सेंटर की तरफ आता है। यानी कि अगर मैं ये वेक्टर v1 है और वेक्टर v2 यहाँ पर है तो मैं वेक्टर v2 बिल्कुल इधर ही ले लेता यहाँ पर। इनका डेल्टा भी इस तरफ और यहाँ पे कौन चीज़ आ रही है? सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर इनके पॉइंट्स को हम करीब ड्रॉ कर लें तो हमें जो उनका डेल्टा भी मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? टूवर्ड्स। यही कहानी यहाँ पर। ठीक है। नाउ ड्रॉ वेक्टर v1 एंड v2 आउटसाइड द सर्कल। हम अलग से ही बनाएंगे डायग्राम से। and form a triangle as shown in in figure. if two triangle ये आ गया ट्रायंगल PQR। तो बेटा मैं किसी भी ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूँ ये मानते हुए कि वेक्टर v1 और v2 आर वेरी नियर टू ईच अदर। तो कैसी डायग्राम बन जाएगी? कुछ इस तरह की बन जाएगी। ये आ गया वेक्टर v1 और ये आ गया वेक्टर v2 और ये आ गया इनका डेल्टा v। तो जो डेल्टा v आ रहा है ये कहाँ की तरफ आ रहा है? टुवर्ड्स सेंटर।
और ये इनका थीटा, ये भी इनका क्या कहलाएगा, डेल्टा। तो ये थ्योरम आपको मैं बता चुका हूँ कि बेटा दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल और उनके परपेंडिकुलर के दरमियान बनने वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर ये वाली बात समझ आ गई, रब कर दो उसको। जी सर। ठीक है। तो बस ये मसला होता है यहाँ पर, एक दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें बच्चे घबराते हैं कि ये क्या है, पी क्यू और आर। तो यहाँ पे बेटा आप देख सकती हैं ये वेक्टर आर के साथ पैरेलल है और यहाँ पे भी आर के साथ ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इस पर ये परपेंडिकुलर है, इस पर ये परपेंडिकुलर है आर। तो जो बेटा एंगल इनके वेक्टर आर के दरमियान बन रहा है वही एंगल इन दोनों के दरमियान भी बन रहा अगर इनको हम एक्सटेंड करें। तो थ्योरम है कि दो लाइनों के दरमियान बनने वाला एंगल उन दोनों लाइनों पर मौजूद परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी क्या होगा, सेम। तो इस वजह से ये वाला एंगल भी क्या आता है, ये वाला एंगल भी डेल्टा थीटा ही होगा। सही है यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने एक और डायग्राम बना दी, डायग्राम नंबर 2, जो कि इन V1 V2 का नियरेस्ट पॉइंट पर वेक्टर चेंज शो करते हैं। इज दैट क्लियर? जी सर। बस अब इसमें कुछ नहीं बचा है, इसके बाद हमें एक इसका थ्योरम अप्लाई करना होगा। ये रब कर दूँ, लैंग्वेज अब आपको समझ में आ गई होगी। जी सर, लैंग्वेज तो आ गई। हाँ ठीक है बेटा, हमें यहाँ पर एक थ्योरम यूज करना है बाय ड्राइंग वेक्टर V1 and V2 outside the circle we get triangle PQR। तो दो ट्रायंगल आ चुकी है बेटा, PQR और एक ट्रायंगल आ चुकी है हमारे पास ट्रायंगल ABC। तो ये दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल है हम इनको आपस में मैच कराएंगे। ये रेशो आपको याद होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, नाउ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो उनके परपेंडिकुलर के रेशियोज और बेस के रेशियोज आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। मैं बता चुका हूँ, टू ट्रायंगल आर सिमिलर। हाँ तो पहले मैं PQR वाला ट्रायंगल लिख रहा हूँ, फिर बाद में वो लिख रहा हूँ PQR ABC। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आएगा, PQR। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल आएगा, ABC। अब आपने ढूंढना है कि इनके ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर क्या है और बेसिस क्या है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो ट्रायंगल को तो मैं करके बनाऊँ। देख लीजिए ये बन गया ट्रायंगल। अच्छा ये वाली जगह किसके बराबर होगी, यहाँ से आते हैं डेल्टा एस के बराबर। डेल्टा एस ये भी आर है और ये भी आर है, A B C। इस ट्रायंगल को बनाना नहीं पड़ता है। P Q R
ये वाली जगह भी v1, ये वाली जगह भी v के बराबर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में v1 है, वेक्टर फॉर्म में v2 है, लेकिन वैल्यूज के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये भी v1 बराबर है। और क्योंकि आपको पता है कि v1 और v2 तो v के बराबर हैं, लेकिन वेक्टर v1 वेक्टर v2 के बराबर नहीं। तो हम तो हम जब भी साइड्स के वो लिखते हैं मैग्नीट्यूड, तो वो स्केलर होते हैं। तो तो v1 भी किसके बराबर है, v के, और v2 भी किसके बराबर है, v। अब अब देखिए किस प्रश्न है, क्योंकि क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसके दो साइडें क्या हैं, सेम। तो इसमें अब इसमें आपकी मर्जी है, आप किसी को भी बेस मान लें, किसी को भी हाइपोटेन्यूज मान लें, आपके ऊपर। लेकिन लेकिन एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, डेल्टा v। तो बेटा परपेंडिकुलर लिखवाइए जरा। ये वाली जगह परपेंडिकुलर हो गई, इसको इसको बेस मानना है या बेस मानना है या हाइपोटेन्यूज मानना है, तो अच्छा जी। तो पी क्यू आर में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन है बेटा, डेल्टा v। ये आ गया डेल्टा। पी क्यू आर में हमारे पास बेस कौन है, मैं इसको बेस मान लूँ या इसको बेस मान लूँ, मेरी मर्जी। पहले एक काम करता हूँ, मैं इनके साइड रख देता हूँ, उसके बाद वैल्यू देखता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर, और बेस किसको मान रहा हूँ, मैं इसको मान रहा हूँ, इधर आ जाए ट्रायंगल। एबीसी में बेटा परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली साइड बी से सी, और बेस किसको मान रहा हूँ मैं, ए बी को मान रहा हूँ। अब इनकी वैल्यूज रखवा दीजिए। क्यू आर किसके बराबर है, डेल्टा वी के बराबर है, और पी क्यू किसके बराबर, पी से क्यू भी वी के बराबर है, पी से आर भी वी के बराबर है। फिलहाल मैं इसको भी v1 लिखूँगा, इतने वी लिखूँ। और बी सी किसके बराबर है, बी से सी बराबर है डेल्टा एस के, और ए बी किसके बराबर है, आर। यहाँ तक कोई मसला बेटा? नो सर, हाँ तक तो बस क्लियर है, ठीक है जी। तो बस अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। मुझे डेल्टा वी तो नज़र आ रहा है, कमी किसकी, टाइम की। तो डेल्टा वेलोसिटी को वहाँ भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये डेल्टा वी बराबर हो गया डेल्टा एस इंटू वेलोसिटी डिवाइड बाय आर। ओके, यहाँ तक क्लियर है? जी बेटा क्लियर है यहाँ पे? जी सर क्लियर है, बता दीजिए। चलिए मैं डायग्राम रख कर दूँ, एक मिनट कर रहा हूँ वीडियो। चलें ठीक है, तो दो डायग्राम है, डायग्राम नंबर 1 है ये हमारे पास, और डायग्राम नंबर 2 इंस्टेंटेनियस डायग्राम है, यानी बी और सी को हमने बहुत नियरेस्ट पॉइंट रख के इस्तेमाल। रब कर दे सर। ठीक है बेटा, तो बस अब हमारा सारा काम हो चुका है। बार बार डायग्राम आप ड्रॉ नहीं करेगा, बस एक दो डायग्राम ड्रॉ करेगा, ये मत करिएगा। और ये साथ में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। तो बस अब बेटा हमें क्या करना है, डेल्टा वी आ गया इक्वल टू डेल्टा एस वी अपॉन आर, अब डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। बेटा डेल्टा वी को डिवाइड कर देंगे टाइम से, वी अपॉन आर को मैंने अलग कर लिया, और यहाँ पे टाइम को मैंने डिवाइड किया डेल्टा एस। टाइम दोनों तरफ डिवाइड में आ गया। अब ये चीज़ क्या बन जाएगी हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, अगेन वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या हो गया ये? अब इसमें हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे, हम पहले लिमिट अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 बोथ साइड। तो तो बेटा आपको पता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आ चुका है, ये आ चुका है AC के बराबर। ये किसके बराबर आ चुका है, वेलोसिटी के बराबर। ये किसके बराबर है, वेलोसिटी अपॉन r के बराबर। तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये v v स्क्वायर अपॉन यानी कि हमारा काम प्रूफ हो चुका है, बस हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और और यहाँ पे लिमिट से इस पे अप्लाई होगी, तो v अपॉन r को मैंने अलग कर लिया। और यहाँ पे क्या आ गया, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम बन गया एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। और ये बन गया v अपॉन r। और ये पूरी वैल्यू क्या बन गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से v उसको मल्टीप्लाई हुआ, v स्क्वायर अपॉन r हमारे पास आंसर। तो ये इसकी डेरिवेशन थी, AC इन टर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी। इसको मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कोई मसला है ऐसा? नो सर। जब आप कॉपी कर लें तो मुझे बता देगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर कॉपी तो हो गया, कर लिया। ठीक है, तो इसका जो जवाब है वो AC v स्क्वायर अपॉन, वो यहीं तक नहीं आता, दो फॉर्म और हैं हमारे। ठीक है, ये तो पहली फॉर्म थी कि AC इन टर्म ऑफ v स्क्वायर अपॉन r। अगर ये शॉर्ट में आया तो फिर यहाँ तक करिएगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग में आता है तो फिर आपने इसको थोड़ा आगे तक करना है। अब मैं इसकी सेकंड फॉर्म बना रहा हूँ, AC इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा। बाकी मैं वीडियो रात को अपलोड कर दूंगा, देर से होगी थोड़ी। तो फॉर्मूला जो सेकंड फॉर्म में आता है, AC इन टर्म ऑफ एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा। तो आपको पता है सेंस v बराबर होता है r ओमेगा। पढ़ चुके हम लोग। कर दीजिए पुट इन 1। जी सर, कर चुके। तो क्या बन जाएगी बेटा क्वेश्चन में, AC इज इक्वल टू v की जगह आ गया r ओमेगा अपॉन r। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर से r स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन r से r खत्म। AC बराबर आ गया r ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? ये था इसका सेकंड फॉर्म सेंटीमीटर। अब इसका थर्ड फॉर्मूला आएगा AC इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड T। तो थर्ड फॉर्मूले के लिए आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है? तो टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं कि एक साइकिल का या एक रोटेशन का टाइम।
टाइम पे किसी का आया था 1 सेकंड का, यानी कि आप 1 सेकंड पूरा कंप्लीट कर यहाँ से यहाँ से यहाँ 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 से यहाँ तक आने का जो टाइम है वो वो कहलाता है टाइम पीरियड। और और यहाँ से यहाँ तक का जो थीटा आपका डिस्टेंस बनता है, थीटा कितना हो जाएगा 2 पाई। ठीक है। सो फॉर वन रोटेशन हमारे पास थीटा कितना हो जाता है 2 पाई, और टाइम कितना हो जाता है टाइम पीरियड के। तो ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन टी के। ये पढ़ चुकी है बेटा, ये तो ओमेगा कितना हो जाएगा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। सॉरी, ठीक है जी। इसको हम रख देंगे पुट इन इक्वेशन 2। 2 में रख दीजिए, तो इससे क्या बन जाएगा r ओमेगा का होल स्क्वायर। ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इसी कितना हो जाएगा बेटा 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और रेडियस की सिंगल पावर है। तो आ गया आपके पास ए सी इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पे डेरिवेशन खत्म होती है। जी ऐसा है, कोई प्रॉब्लम? नो सर, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेटा बस यही इसकी डेरिवेशन रह गई थी हमारी, जो कि हमने आज कर ली है। अब इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है कि सेंट्रीपिटल एक्सेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ होती है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। तो कैसी थी डेरिवेशन? कितनी आसान थी। इजी थी सर, उसमें बस डायग्राम्स का और वो सब वर्क करना है। हाँ, डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, और डायग्राम पे एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। डायग्राम जल्दी बनाइएगा। डायग्राम का बस 1 मार्क्स। ओके सर, बाकी तो इजी थी। इसके अलावा टेंजेंशियल एक्सेशन मुझे आपको और बताना है, उसको और बताते हैं। तो ये चले चैप्टर 4 हमारा एंड है। इसके न्यूमेरिकल तो मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। एक टार्जन वाला न्यूमेरिकल है वो, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द अर्थ हम निकालते हैं कि एक पर्सन इक्वेटर पर मौजूद है तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना होगा, उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लग रही होगी। उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, भागे सेंट्रीपिटल फोर्स पे आते हैं। तो हमने पूरी डायरेक्शन कर ली है। सही है, इसको यहाँ से भी देख लीजिएगा आप, अगर प्रॉब्लम हो तो। ऐसे इन टर्म ऑफ v स्क्वायर अपॉन r, फिर हमने ओमेगा की फॉर्म में निकाली। ठीक है। और बेटा ये एंड में कंफ्यूजन जरूर लिखना पड़ेगा हर सवाल के।
भले लिख दें भले लिख दें द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। हर हर सवाल के एंड में ना एक लाइन का कंक्लूजन जरूर लिखा कि कि अबव इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, अबव इक्वेशन जो है वो रेंज रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी डायरेक्शन करते हैं हम कोई भी डायरेक्शन करते हैं तो उसका एंड में कंक्लूजन की हेडिंग आ जाए तो एक अच्छा करता है। और चीज़ों को बॉक्स से हाईलाइट जरूर करिएगा, ये सब बात मैं बता चुका हूँ आपको। अब ये टेंजेंशियल एक्सप्रेशन मैं बता के फिर आपको आगे बढ़ जाता हूँ। टोटल एक्सप्रेशन और फिर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड या फिर वेरिएबल स्पीड, तो फोर्स यानी कि जो उसका ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होती है, उसी फोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड्स सेंटर। तो यहाँ पे भी डायग्राम में आप उसकी सॉरी सर, वो थोड़ा सा मैं इंटरनेट मसला कर गया था, क्लास बंद हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे जो हम लोग एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बताएंगे बेटा, वो कहाँ पर आएगी? टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन बेसिकली कहाँ पर आ रहा है? टुवर्ड्स सेंटर से। तो अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की। अगर एक बॉडी बेटा सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कहाँ पे आएगा? टुवर्ड्स सेंटर। और लीनियर वेलोसिटी कैसे होती है? इस तरह। और इसी डायरेक्शन में इसकी क्या आती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। जितनी ज़्यादा फोर्स होती है उतना ज़्यादा एक्सेलरेट होता है। तो F इक्वल टू एम ए, सेंट्रीपिटल है तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा। और ए सी किसके बराबर है? वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। ये आया है इन टर्म ऑफ वी, इसको भी आप चाहे तो इन टर्म ऑफ ओमेगा लिख लें, इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। इन टर्म ऑफ वी की जगह क्या आ जाएगा? आर ओमेगा। तो एफ सी क्या बन जाएगा? एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर से आर कैंसिल कर, हाँ, आर ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा। इसी तरीके से आप इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही बना सकते हैं। उसमें भी आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? द फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेंट्रीपिटल इन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है फोर्स, उसको हम क्या कहते हैं? जिसने बाउंड किया हुआ होता है बॉडी को। ठीक है, सर्कल में घूमने के लिए। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? टुवर्ड द सेंटर अलोंग रेडियस। जैसे हम एक स्टोन को घुमा रहे हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी सेंटर की तरफ आ रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहाँ होगी? सेंटर की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल इसकी रिएक्शन फोर्स होती है, उसका फिलहाल जिक्र नहीं है कोर्स में, तो हम उससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले बता दें। ये नहीं आता एग्जाम में, तो आपके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है। अभी एक टोटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सुन लीजिए बेटा। देखिए हमने बात की थी कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, अगर बेटा एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है, यानी कि यहाँ पर भी उसकी V1 8 है, यहाँ पर V2 भी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और लेकिन वेलोसिटी इसकी यहाँ पे अपवर्ड होती है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी लेफ्ट साइड पर होती है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी आपको। तो ये थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें V1 और V2 सेम होते हैं, V के बराबर, लेकिन वेक्टर V1 और वेक्टर V2 कभी भी सेम नहीं, डिफरेंट।
सही है। लेकिन बेटा अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे उसकी रफ्तार थी v1 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे उसकी रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो अब उसकी स्पीड भी चेंज हो चुकी है। क्या चेंज हो चुकी है? स्पीड। v1 v2 के बराबर नहीं, वेलोसिटी तो खैर कभी भी बराबर होती ही नहीं। तो उसकी वेलोसिटी के जो चेंज की वजह से आपको एक्सेलरेशन मिलता है, उसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इस बॉडी की स्पीड भी चेंज हो जाए, क्या चेंज हो क्या चेंज हो जाए? स्पीड। तो इसकी तो इसकी जो स्पीड में चेंज आया है, स्पीड चेंज इन स्पीड, इससे भी तो एक एक्सेलरेशन बनेगा। उस एक्सेलरेशन का नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये ए टी कितना होता है? 0 होता है, लेकिन यहाँ पे ये 0 नहीं है। नॉट। ये ये बात समझ में आई बेटा आपको? कि अगर एक बॉडी सर्किल पे मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मूव कर रही है, तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन टेंजेंशियल क्या होगा? 0। लेकिन एक बॉडी अगर सर्कल ट्रैक पर मूव कर रही है, उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही है, लेकिन यहाँ क्या चेंज हो रहा है? उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। तो उसकी जो स्पीड में चेंज की वजह से एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल। इसे हम क्या कहेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। ये बात क्लियर हुई? जी सर। तो ये इसकी डेफिनेशन है, द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन दी स्पीड और चेंज इन दी magnitude of tangential velocity. The change in the speed of linear velocity is is called tangential acceleration. If a body is moving along a circular track with a non-uniform speed, then the acceleration which is produced due to change in the magnitude of tangential velocity per unit time is called tangential acceleration. ये बहुत इम्पोर्टेंट बात। ये बात अगर समझ आ रही है तो मैं आगे बढ़ूँ। जी सर। इस एक्सेलरेशन की कहानी क्या है कि ये लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन से नहीं बना है, लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से बना है। अब लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में अगर चेंज आता है, लीनियर को टेंजेंशियल भी कहते हैं, तो उस एक्सेलरेशन को हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? लीनियर या टेंजेंट होगी। ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ रहा है, और ये कब आता है? सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में आता है, यूनिफॉर्म में नहीं। तो लीनियर या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन द एक्सेलरेशन which is produced due to change in the magnitude of linear velocity, that is v1 और v2 आपस में बराबर नहीं, पर यूनिट टाइम is called AT।
और इसकी डायरेक्शन बेटा कैसे होती है? इसकी डायरेक्शन होती है टेंजेंट। सर्कल पे कैसे आएगा ये? टेंजेंट फॉर्म में आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा? इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बॉडी अगर हमारे पास मूव कर रही है इस तरह से, ये तो आ गया उसका सेंटीमीटर एक्सप्रेशन, और ये आ जाता है उसका टेंजेंशियल एक्सप्रेशन। अब दो वेक्टर आ गए, ये सी और 8। इनका रिजल्टेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि आप इन वेक्टर को एक पैरेललोग्राम की फॉर्म में बना लेते हैं। AC को इधर भी नहीं आएंगे और AT को इधर नहीं आएंगे। एक क्लोज सर्किल बना लिया आपने, क्लोज लूप। अब जो डायगोनल वेक्टर आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा इनका रिजल्टेंट। ये कहलाएगा E। तो टोटल एक्सप्रेशन किसके बराबर आता है? हेड टू टेल रूल से ये बराबर आता है AC प्लस AT इन वेक्टर फॉर्म। टोटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का अपना कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम अल्फा लिख देते हैं। और मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म है। इन मैग्नीट्यूड ये बराबर हो जाता है अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। यहाँ पे बेटा चैप्टर हर लिहाज से ख़त्म हो जाता है, कोई भी चीज़ नहीं बची है तो इसमें रहेगी। तो बात याद रखिएगा कि ये दोनों ऐसे रहते हैं और यहाँ पे इनका आता है नेट। यहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापते हैं। हाँ बेटा ऐसा क्लियर है यहाँ तक? जी सर। और तो चैप्टर 4 में किसको पूछना था? तो इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपका 4 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर बात करता हूँ। तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 4 हर लिहाज से एंड हो चुका है। टेंजेंशियल फोर्स पे यहाँ होती है तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट फॉर्म में होता है, जिसकी टेंजेंशियल फोर्स भी टेंजेंट आती है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होता है तो उसकी फोर्स भी सेंटर की तरफ आती है। ठीक है, इसमें जो टार्जन वाला न्यूमेरिकल है वहाँ पे उसका यूज होता है टेंजेंशियल फोर्स का। तो देखिएगा आप लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इस पर एमसीक्यूज आते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अल्फा एंड ओमेगा। अगर अल्फा ओमेगा पैरेलल हैं तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, और अल्फा और ओमेगा अगर अपोजिट हैं या एंटी पैरेलल हैं तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसकी फोर्स का फॉर्मूला भी क्या बनता है? mt = F = m/8। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 हर लिहाज से एंड हो गया है। इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपका एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन इजीली हो जाए। और कंक्लूजन ज़रूर लिखिएगा। कंक्लूजन जैसे छोटे छोटे लिखे हुए हैं हर जगह, हर डेरिवेशन के एंड में एक लाइन का कंक्लूजन ज़रूर लिखा करें कि अब इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रही है, अब इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एंड ओमेगा, कुछ भी लिख दें तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन रहता है एग्जाम में। कोई क्लास आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।